गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल है? बढ़िया। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में नया चैप्टर लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, वैद्युत धारा। तो आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो इससे कतई डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि आवेश स्थिर रहता है, तो आवेश की स्थिर स्थिति का हमने अध्ययन किया। आज तक जितना भी 12th में स्टार्ट किया ना बेटा, फर्स्ट डे टिल नाउ, जितना भी हमने डिस्कस किया था सब स्थिर आवेश के लिए था। तो आज उसी की एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू हुई है, जब आवेश गतिशील हो। तो आज हमने आवेश की विभिन्न स्थितियां पहले दिन पढ़ी थी, आप याद करो तो। स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परंतु उसी में त्वरित आवेश, त्वरित का मतलब जिसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी साथ साथ उत्पन्न करता है। वो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा। तो उसी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहली स्थिति ये मान लो थी कि Q स्थिर अवस्था में है। और आज हम लोग नए सेक्शन में, इस वाले वैद्युत धारा वाले सेक्शन में क्या पढ़ेंगे बेटा, कि जब Q गतिशील है बेटा, Q गतिशील हो गया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। स्थिर अवस्था में वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, तो उसको हमने स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ लिया। तो आपने जो संधारित्र तक का पोर्शन पढ़ा है सभी स्थिर आवेशों के लिए थे, तो स्थिर आवेशों का अध्ययन हमने कर रखा है। अब आज से हम लोगों का नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्यू गतिशील। अगर आवेश गतिशील होगा तो क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र तो पैदा ही करेगा, इसी के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। और यहां पर अगर ये त्वरित हुआ बेटा, इसमें त्वरण आ गया, त्वरित या फिर त्वरण, त्वरित आवेश, तो ये वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा ही करेगा, साथ साथ एक और चीज पैदा करेगा। वैद्युत क्षेत्र तो है ही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है बेटा, लेकिन एक नई चीज आ जाती है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी इस सेक्शन का अध्ययन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग गतिशील आवेश में जब नियत वेग से गतिशील हो। गतिशील में कौन सा ये वाला बेटा, जब नियत वेग से गतिशील हो। जब नियत वेग से गतिशील हो तब की स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो जब आवेश गतिशील होगा, नियत वेग से गतिशील होगा, तो एक वो उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग धारा बोलते हैं। कोई भी चीज एक दिशा में अगर बहने लगे, चलने लगे, तो उसी को हम लोग धारा बोलते हैं। जैसे पानी बह रहा है बेटा किसी नाली से, तो हम लोग बोलेंगे जल धारा। किसी झरने से किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जल धारा। ऐसे ही आपने विभव के लिए बोला कि उच्च विभव से निम्न विभव, कोई भी चीज ऊंचे से नीचे गिर रही है, तो ये आपने बोला वैद्युत विभव। अगर वही वस्तु कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरा है तो गुरुत्वीय विभव। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह पे बहना शुरू हो जाए, तो यहां पे उसको हम लोग क्या नाम देंगे, धारा। लेकिन ये आवेश बहेगा, इसलिए हम इसका नाम देंगे वैद्युत धारा। तो कुल मिला के अगर आवेश स्थिर हुआ तो वैद्युत क्षेत्र, गतिशील हुआ तो गतिशील में दो अवस्था है, नियत वेग से गतिशील होगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ बेटा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित आवेश हुआ, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक नई चीज उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये हम लोगों को दो सेक्शन, इसमें से हमने अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि आवेश नियत वेग से गतिशील है बेटा। तो ये तो स्टार्टिंग था। अब आपने, अगर आपके घर में कुछ भी चल रहा है, चाहे मोटर चल रहा है, चाहे फैन चल रहा है, चाहे कुछ भी डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, सभी किससे चल रही हैं, वैद्युत धारा से। तो ये क्या है, कैसे है, इन्हें समझने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
तो आपने देखा होगा कि आपके घर में 2 तार आ रहे हैं, देखा होगा ना। एक तो 3 तार होते हैं, वो मोटा वाला आपने प्लग ऐसे आपके घर में बना होता है कि ये वाला प्लग, ये दोनों छोटे से, और ये कुछ स्टाइलिश ऐसे करके आपके घर में प्लग बना होता है। तो जब ये प्लग बना होता है तो ये वाला बेटा अर्थ वायर है, अर्थ के लिए है कि मतलब अगर वोल्टेज बढ़ जाता है, घट जाता है, तो इस वोल्टेज को मतलब जो एक्सेस ऑफ चार्ज होता है उसको जमीन में पहुंचा देता है। तो ये तो उसके लिए होता है, लेकिन इसमें एक आपने सुना होगा लाइव होता है और एक न्यूट्रल होता है। लाइव और न्यूट्रल ये 2 तार होते हैं। तो क्यों होते हैं 2 तार? भाई आपने देखा होगा कि लाइव में ही करंट आ रहा है बेटा, तो एक तार से काम चलाओ ना भाई, पैसे बचाओ ना। डबल डबल तार भेज रहे हो, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हो देश का, तो पैसे बचाओ ना। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि हम लोग वो क्यों नहीं कर पा रहे कि एक ही तार क्यों नहीं लगा देते। ये लाइव और न्यूट्रल क्या है, आपने सुना होगा न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन ये गलत सुना है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है। लाइव ही मेन तार होता है, आपने सुना होगा कि लाइव से ही करंट फ्लो होती है, कि मतलब लाइव पकड़ लोगे मरोगे। लेकिन न्यूट्रल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थ का जब उसमें करंट आएगा तब फर्क पड़ेगा, लेकिन जब तक एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं है तब तक अर्थ वायर छूने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइव छूने से फर्क पड़ेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि लाइव से क्या फर्क पड़ता है, ये कैसे होता है। तो एक बात आप समझो कि जैसे आपने कोई भी काम किया होगा, जैसे आपने देखा होगा डैम बने होंगे, बड़े बड़े बांध, तो उसमें पानी को ऐसे गिराते हैं, फिर एक टरबाइन लगी होती है, उसको पानी को घुमाती है, फिर उसके साथ हम एक डायनमो कनेक्ट कर देते हैं जो इसको जल धारा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कौन करता है? डायनमो करता है बेटा। तो ऐसे ही यहां पे देखो, ये ऐसा कुछ होता है कुल मिला के। ये कन्वेयर बेल्ट लगी होती है बेटा। कन्वेयर बेल्ट का मतलब इसी के ऊपर चीजें घूम रही होती हैं। यहां पे ऐसे ये डायनमो मोटर लगा दो या टरबाइन लगा दो, तो यहां पे एक टरबाइन और एक मोटर और लगा दो। सॉरी, मोटर का मतलब यहां पे कुछ आप घुमाने के लिए लगा रहे हैं या जिसपे वर्क करना है वो है। तो अब मान लीजिए कि 2 तार का लॉजिक बता रहे हैं बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। तो आवेश मान लो यहां से चला, ये देखिए, अच्छा ये पट्टा ऐसे ही बना दो, यहां से ये वाला पट्टा तुमको लग रहा होगा फालतू है ना, काम तो यही कर रहा है, घुमा तो यही रहा है, तो अभी घूमेगा क्या? सोच के देख, नहीं घूमेगा ना। अरे भाई ये डिस्कनेक्ट हो गया तो पट्टा तो उतर जाएगा इस उसपे से। तो कन्वेयर बेल्ट में ये पोर्शन होना जरूरी है कि नहीं है? तो आंसर है जरूरी है। ये नीचे वाला तुम्हारे काम का नहीं आ रहा है ना। जैसे मान लो कि इसपे से आप देखे होगे कि एक जगह पे मशीन, वो चीनी मिल में गए होगे तो चीनी इधर डाला, ऐसे कन्वेयर बेल्ट घूमती रहती है, ऐसे चीनी दूसरी जगह सप्लाई हो जाती है, देखा होगा। और चीजें इसमें देखे होंगे कि एस्केलेटर, आप कभी मॉल वॉल में गए होंगे तो एक स्वचालित सीढ़ियां, हिंदी में बोलते हैं इनको स्वचालित सीढ़ियां, ये खुद से जो चलने वाली, ये ऊपर तो ये ऐसा फोटो लगा है, लेकिन ये नीचे कन्वेयर बेल्ट ही है बेटा। तो ये कन्वेयर बेल्ट पे 2 मोटर लगा दिए, इसको घुमा रहे हैं तो सीढ़ियां भी चल रही हैं। तो ये स्वचालित सीढ़ियां हो गई। तो इसमें भी देखो, यहां से चीजें यहां पहुंचाई जा रही है ना। तुमको तो लग रहा है कि यहां के बाद इस नीचे वाले पट्टे का कोई काम नहीं है, लेकिन अगर नीचे वाला पट्टा नहीं होगा ना तो ये सीढ़ी चल नहीं पाएगी। सेम कंडीशन यहां है कि आवेश यहां से चला, 2 वायर की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं बेटा। आवेश यहां से चला, मान लो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक फैन लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है डिवाइस, तो उस डिवाइस पे इसने वर्क किया, उस डिवाइस को इसने चलाया, काम किया। आवेश ही काम करता है। देखो, आवेश को ले जाने में जो कार्य है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसी ऊर्जा से काम होता है। तो इसने जो कार्य किया, अब उसके मान लो कि वो 10 जूल एनर्जी लेके जाता है, टिक 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 टिक। अब यहाँ 10 जूल उसने काम किया, अब उसकी वो एनर्जी में लगभग 5 जूल मान लो खर्च हो गया, तो 5 जूल एनर्जी बची है ना, तो ये मरल्ला सा यहाँ वापस आ पाएगा क्या? ये गिर जाएगा। तो इसको हम यहां से वापस लाके फिर यहां पहुंचाए, और फिर यहाँ पे हमने मोटर लगा रखी है, फिर इसने इसको एनर्जी दी, भाग बेटा भाग। तो ये भाग मिल्खा भाग करते हुए फिर यहां भागा,
फिर उसके बाद यहां पहुंचा, तो ये चार्ज की कॉन्टिन्यूटी रिक्वायर्ड है बेटा, चार्ज की कॉन्टिन्यूटी चाहिए कि चार्ज को ब्रेक नहीं होना चाहिए। तुम लोग कहते हो कि नहीं साहब हम तो फैन ऑफ कर देते हैं, तो तुम करते क्या हो, देखो ये लगाया तुमने स्विच, चिट, अब ये ऑफ हो गया, तुमने कहा फैन बंद हो गया। भाई जब ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, मतलब ये पूरा मार्ग जब कंप्लीट है, क्या हमने अभी खुद ही कहा कि कन्वेयर बेल्ट है, ये चल ही नहीं पाएगा। जैसे आप अगर घरों में गांवों में देखा होगा, मशीन लगी होती है, चारा वारा काटने वाली मशीन के ऊपर ही 2 बेल्ट चढ़ी है, तो अगर बेल्ट को नीचे से कट कर दो, क्या चलेगा वो पट्टा? क्या आपका वो मशीन चारा काट पाएगा? क्या नहीं काट पाएगा ना बेटा। तो इसका मतलब है कि इसको तुमने ब्रेक कर दिया। सेम हेयर ऑल्सो, कि जो ये बल्ब जल रहे हैं, जो आप कूलर चला रहे हैं, इसमें अगर स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब एक यहां से तो आया, जाने का रास्ता नहीं तो आएगा भी नहीं। तो कुल मिला के चार्ज का मूवमेंट स्टॉप हो गया। मूवमेंट स्टॉप हो गया तो यहां से आपको करंट नहीं मिलेगी, मतलब वर्क नहीं मिलेगा बेटा, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, मतलब वो बल्ब बुझ जाएगा, ऐसे कहो। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं ओपन सर्किट, खुला परिपथ बेटा। यहां बहुत कंफ्यूजन है, ये ध्यान देना बेटा, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। ओपन सर्किट में क्या कहोगे तुम? कहते हैं भैया दरवाजा खुला, अब तो हम आएंगे। यहां उल्टा होता है बेटा, जब ये खुला होता है ना तो आना जाना बंद हो जाता है, समझना, कंफ्यूजन होगा। खुला का मतलब क्या हुआ? खुला का मतलब ओपन सर्किट को हिंदी में क्या बोलेंगे? खुला परिपथ। ये कौन सा परिपथ है बेटा? खुला परिपथ। मतलब क्या है? धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? तो आंसर है नहीं बहेगी। समझे कि नहीं समझे? फिर क्लोज परिपथ, क्लोज सर्किट का मतलब स्विच ऑन कर दिया, चुट, तो ये तार इस तार से जुड़ गया, इसका मतलब तुम यही कर रहे हो। स्विच का और कोई काम नहीं होता बेटा, वो 2 तार को ऐसे बीच में काट देता है, फिर चुट करते हो चिपका देता है, अलग कर देता है, चिपका देता है, इतना सा काम है स्विच का। तो स्विच का और कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने इसे क्लोज किया तो इसको बंद कर दिया। बंद करने का मतलब कह रहे लाइट बंद कर दो, तो लाइट बंद करने में तुम स्विच ओपन कर देते हो बेटा। देखो ये सब कंफ्यूजन है छोटे छोटे जीवन में। कहे कि लाइट बंद करो तो तुमको तो लगता है कि क्लोज सर्किट करने की बात हो रही है। लाइट बंद कर दो मतलब क्लोज कर दो, क्लोज में तो लाइट जल जाएगी बेटा। जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, क्लोज का मतलब पूरा परिपथ पूर्ण हो गया, तो लाइट जल जाएगी। इसको बंद परिपथ बोलते हैं, बंद परिपथ। तो कंफ्यूजन होए तो निकाल दो, कंफ्यूजन होगा पक्का। ठीक, तो ये कंफ्यूजन निकालो पहले कि ओपन सर्किट का मतलब खुला, खुला का मतलब दरवाजा खुला है, इसे नहीं सोचना है कि अब तो भागो आओ, ऐसे नहीं। खुला का मतलब आना जाना बंद, खुला का मतलब आना जाना बंद, काम बंद। मतलब अब तुमको पंखा चलता हुआ नहीं मिलेगा, अब तुमको बल्ब जलता हुआ नहीं मिलेगा। और बंद परिपथ का मतलब अब तुमको बल्ब जलता हुआ मिलेगा, अब कूलर चलेगा, अब पंखा चलेगा। तो ये डिफरेंस पहले तो ये दिमाग में बिठा लो बेटा, फिर इसके बाद और अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी बेटा। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 तार क्यों होते हैं। एक तार से आवेश जाता है तो जब वो काम करता है फिर वो थक जाता है, फिर मरीला वापस भी तो आएगा, वापस आएगा। फिर उसी को हमने कहा है बेटा तू कर सकता है, डू इट। फिर वो एनर्जी लेता और दौड़ता दौड़ता जाता है और वहां फिर काम करता है। फिर वो काम करके थक जाता है, वो कहता है अब नहीं होगा। मैंने कहा भाई बेटा कर लेगा तू, कीप इट अप, कंटिन्यू, दौड़ने लगता है, फिर वो जाता है, फिर काम करता है। यही काम है कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए सर्किट आपने देखा होगा कि कितने लंबे लंबे, जैसे मान लो कोटा से लाइट यहां आ रही है, सोचो तो कोटा से लाइट यहां आ रही है तो 2-2 वायर लाया गया बेटा। एक वायर लाके काम चलाते ना, अपन लोग क्या काम करते हैं, सस्ता काम, तो सस्ते में एक वायर लगाओ ना, तो 2 वायर काहे को लगा रहे हो। तुमने घरों में सुना होगा इन्वर्टर की वायरिंग सिंगल वायर पे हो जाती है। ओ तेरी, ये नया जादू कैसे कर दिया इसने, तो सिंगल वायर पे ये तो वायरिंग कर देता है इन्वर्टर की। कभी भी तुम अपने घर में पता कर लियो बेटा, इन्वर्टर के लिए जब वायरिंग कराते हो ना, 1 तार पड़ता है उसमें, 2 तार नहीं पड़ता। तो तुमको टेंशन हुई, अब गलत पढ़ा रहे हो मास्टर।
गलत नहीं बेटा, वहां पे क्या समस्या है इसको समझने की कोशिश करो कि एक वायर तो उन्होंने इन्वर्टर का डाल दिया और दूसरा वायर ही खाली पड़ा है ना फालतू वाला, इसी को यूज कर लिया, तो वो डबल वायर ही है बेटा। क्योंकि बिना जब तक कंप्लीट नहीं होगा सर्किट तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो इन्वर्टर के कनेक्शन में भी डबल वायरिंग होती है। एक्चुअल में हमने एक वायर एक्स्ट्रा डाल रखा है, जब लाइट आउटसाइड से नहीं आ रही है तो इस वायर का काम हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने यूज कर लिया। अब ये बात थोड़ी बहुत फील आई होगी कि कुल मिला के हमारे घरों में तार ऐसे वैसे क्यों होते हैं। तो इन्हीं सबका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत, और समझने की कोशिश करो। अरे बड़ी सुंदर सुंदर बातें होंगी, बड़ी बोरिंग बातें भी होंगी, सारी बातें इस चैप्टर में होंगी। चैप्टर लेंथी बहुत है, बहुत बड़ा वाला चैप्टर है, चीजें बड़ी आसान है, सिंपल सिंपल आती है। कंपटीशन में सिंपल सिंपल पूछा जाता है, सिंपल सिंपल टिक करो, सिंपल सिंपल आंसर लो, मजे लो जीवन के। तो मतलब चीजें बड़ी आसान है बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे जो तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, उससे थोड़ा सा ऊपर भी चले जाएंगे। तो तुमको ये दिमाग में लगेगा अरे तेरी तो बहुत टफ टफ पढ़ाना है। नहीं भैया, जो टफ वाला पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही था और स्टैटिक था, उसका डिस्कशन भी हमने एक जिंदगी में पहली बार ही किया था। तो वहां टफ था चीजें, यहां चीजें आसान है, सिमिलर है एकदम 10th क्लास वाली चीजें जैसे आपने पढ़ी थी, एकदम सिमिलर चीजें यहां पढ़ने वाले हैं। तो ओके, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। ई का होगा भैया, ये चालक तार है, थोड़ा जूम जूम कर दिया, बड़ा मोटा तार बना दिया, नहीं तो तुम कहोगे हमारे यहाँ तो साहब एक लाइन वाला तार गया है, तुमने इतक मोटो कैसे बना दियो, हमारे यहाँ तो इतक मोटो तार ही ना पड़े। तो यही को जूम कर दियो बेटा, जूम, ऐसे जूम कर दिया। अब देखो, अभी जैसे मान लो कि तार हो, अब इसमें जो ऐसे कट करते हैं, जैसे ये हाथ है, इसको ऐसे पीस बना सकते हो ना, खच 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 खच। कुछ लोग कहेंगे अरे मजा आ गया खाएंगे, अरे नहीं ऐसे नहीं, गंदी बात। और ऐसे भी तो काट सकते हो, शिट, इसको कहते हैं चीर दिया, फाड़ दिया, ये है अनुदैर्ध्य काट। ये कौन सा काट बेटा? अनुदैर्ध्य काट। और खचक खचक खचक, ये कौन सा काट है? अनुप्रस्थ काट। गला रेतना कौन सा काट है? अनुप्रस्थ काट। हाँ, अनुप्रस्थ काट। कुछ लोग करें आप गला रेतेंगे और एग्जाम्पल चेक करेंगे अनुप्रस्थ काट। बेटा ये सब गलत बात। अरे हम लोग पढ़ने आए फिजिक्स, मर्डर करने आए क्या? नहीं। तो देखो, ये एक वायर है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। ओके, यहां पे तुमने एक बिठाया चौकीदार। अब नरेंद्र मोदी मत कह दियो कि चौकीदार चोर ना। यहां पे तुमने अपने यहां एक काम करने वाला वर्कर बिठा दिया और उसको तुमने घंटा बढ़ा दिया, मतलब घंटी, वो वॉच, ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। अब तुमने कहा कि यार टाइम देख बेटा, और यहां से देख कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब ऐसे सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन दिखता है तुमको, क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन, आवेश। तो यहां से मान लो उसने कहा कि Q आवेश गया है। कितना आवेश गया है बेटा? Q आवेश। और उसमें कुछ टाइम उसने बताया कि इतना सेकंड लग गया। सेकंड में, छोटे यूनिट में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बहुत ह्यूज नंबर में होते हैं। अगर घंटे में बात करने लगे, मिनट में बात करने लगे, तो पता चलेगा कि 10 टू पावर 25 26 के ऑर्डर की बात होगी, आंधी आ जाएगी, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा ना बेटा। तो छोटे छोटे नंबर की बात करते हैं। स्मॉल Q चार्ज यहां से पास हुआ और उसमें कितना टाइम लग गया? T टाइम लग गया। तो उसने बताया साहब T टाइम में Q चार्ज पास हुआ है। तो तुमने कहा कि हमने आज से पहले जिंदगी में, आज के बाद याद रखियो हमेशा, कभी गलत ना हो वो, कि अगर समय एकांक हो तो उसको हमेशा कहते हैं दर। हमेशा क्या कहेंगे? अगर बटे में T आया तो उसे क्या कहेंगे? दर। बटे में T तो दर। और क्या बह रहा है बेटा? आवेश। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये 10वीं में भी पढ़ा। थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं, किसी अनुप्रस्थ काट से थोड़ा अच्छा बनेगा ना, थोड़ा सुंदर लगेगा, मेकअप वेकअप करके इसको स्मार्ट बनाते हैं।
तो किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। कुछ लोग कह रहे साहब कंफ्यूज कर दियो, इतने आसान डेफिनेशन पहले मुझे याद हो गई, अब कंफ्यूज कर दिए। अरे स्टाइलिश बना रहे ना बेटा, जब तुझे बाई चांस भूल जाए तो क्या कहेगा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, टेंशन खत्म। लेकिन थोड़ा स्टाइलिश कैसे कहोगे, किसी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ऐसे कह लो और अच्छा लगेगा। तो किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो कुल मिला के आवेश ही वैद्युत धारा है बेटा। जो वो बहने लगा तो उसको हमने नया नाम दे दिया, आवेश के बहने को वैद्युत धारा, लेकिन उसमें समय का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए इसको कहने लगे आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो क्या सीख लिया बेटा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये आई कांस्टेंट है, ये कौन सा आई है, नियत। आई मतलब जब धारा नियत है, इसमें बड़े थोक रेट में फॉर्मूले आते हैं बेटा। लेकिन मान लो कि तुमने कहा बेटा इस चौकीदार से कि जब अब टाइम स्टार्ट हुआ है, तुम पहले कुछ मिनट तक तुम देखे, मान लो 5 सेकंड तक तुम देखे, और 5 सेकंड तक जो आवेश चला था वो Q1 था। तो तुमने उस चौकीदार से कहा 10 सेकंड तक देखियो बेटा, तो वो अगले 5 सेकंड तक और देखेगा, तो 5 सेकंड और बीतेगा यहां, तो 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसको Q1 कह लो, पहले शुरू वाले 5 सेकंड को Q1, अगला 5 सेकंड और बीता तो टोटल कितना हो गया 10 सेकंड, तो Q2। तो अब तुमने कहा कि इसका औसत क्या होगा भैया, शुरू में Q1 था, बाद में Q2 हो गया, तो आई एवरेज इक्वल्स डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा Q को क्या लिख सकते हो बेटा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा स्टाइलिश ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो डेल्टा Q को क्या लिख सकते हो, Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस Q1। ये क्या है, जब T1 टाइम है तो आवेश कितना बहा है Q1, जब टाइम बदल के T2 हो गया तो आवेश कितना फ्लो हो गया Q2। तो उसको हमने औसत धारा के रूप में लिखा है बेटा। तो ये नियत धारा है, नियत धारा में ये फॉर्मूला होता है, औसत धारा का ये फॉर्मूला होता है। फिर तुमने कहा कि हम तो ये क्षण पे देखना चाहते हैं, टक इसी समय पे देखना चाहते हैं, मतलब हम ऐसे थोड़ी बैठ के इंतजार करेंगे घंटे भर में कितना आवेश बहा। तुमने कहा हम किस क्षण पे बताओ कितना होगा, तो हमने कहा ले बेटा, हमने शुरू में पढ़ रखा, याद होगा तुमको, इंस्टेंटेनियस। कौन सा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्षणिक धारा, किसी क्षण पे धारा, किसी पॉइंट पे धारा की बात करने जा रहे हैं। तो किसी क्षण पर जब धारा, तुमने कहा कि भैया 5 सेकंड से 10 सेकंड तक ना बताओ हमको बताओ जब 6 सेकंड हुआ था। तो हमने कहा कि ले बेटा, आई इंस्टेंटेनियस। कौन सा टेनियस है बेटा, इंस्टेंटेनियस, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक माने किसी क्षण पर, तात्क्षणिक माने किसी क्षण पर। तो आई इंस्टेंटेनियस इसी के लिए जब समय को घटाते 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 लगभग 0 के करीब कर दो तो एक क्षण पे आ जाओगे ना। जैसे मान लो कि मैं शाहरुख खान ऐसे जा रहा था, तो तुमने मेरी एक फोटो खींची, क्लिक, तो मेरी इस टाइम पे फोटो खींची, तो मैं शाहरुख खान ही हूं, लेकिन इस टाइम का शाहरुख खान हूं ना, ऐसे गया। अब इस टाइम का फोटो खींच लो, तो ये तो उस क्षण की फोटो की चर्चा हो रही है। तो क्षण में देखो, इसमें अगर इसमें कोई कहे कि कितने सेकंड में ऐसे रहा मैं, तो कोई ऐसे खड़े रहूंगा मैं क्या, नहीं, चलता रहूंगा चलता रहूंगा चलता रहूंगा। तो उस क्षण पे मेरा वैल्यू क्या है वो तुम्हें बताना है बेटा। तो उस क्षण पे वैल्यू बताने के लिए इसमें एक नया टर्म लगाते हैं, लिमिट। क्या लगा दिया, लिमिट, मतलब इसको लिमिटेड कर दिया। लिमिट क्या बेटा, जो समय है वो 0 की ओर अग्रसर है। कैसे पढ़ेंगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जब समय 0 की ओर अग्रसर है, जब समय 0 की ओर अग्रसर है तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी ऐसे लिख दो बेटा।
तो जो डेल्टा होता है वो बड़े अंतराल के लिए यूज होता है, तो इसके लिए छोटे अंतराल का यूज होगा और उसके लिए हम नया वर्ड यूज करेंगे डी। तो आई इंस्टेंटेनियस dq ओवर dt हो गया बेटा। क्या हो गया? dq ओवर dt। क्या हो गया बेटा? dq ओवर dt। इसी को हम I इंस्टेंटेनियस ना लिख के डायरेक्ट I इक्वल्स dq ओवर dt। अगर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले बेटा, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर बात आ गई है, देखो बहुत सुंदर बात है। I इक्वल्स d ओवर dt क्यू। कैसे बोलेंगे? I इक्वल्स डी ओवर डी टी क्यू। मतलब आवेश का अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो वैद्युत धारा मिल जाएगी। बोल भैया, देख कितनी सुंदर बात। आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर कहां मिलेगा? वैद्युत धारा। आवेश का समय के साथ अवकलन कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा? वैद्युत धारा मिल जाएगा। फिर से बोलो, आवेश का समय के साथ अवकलन करने पर क्या मिलेगा? वैद्युत धारा। तो यहां पे एक नए टर्म, नए रूप से हमने इस टर्म्स को परिभाषित किया। अब इसी को हम लोग आगे और थोड़ा सा इसी फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं कि अगर फर्स्ट चैप्टर आप पहुंचे तो Q इक्वल्स आपने पढ़ा था प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां n क्या था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या था? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ई टेंशन तो ना हो रही, प्लस माइनस को आप लगा दियो सब। प्लस होगा तो प्रोटॉन के लिए बात हो रही है, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है। माइनस किसके लिए बात हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये नियत वाला जो फॉर्मूला है, इसी में Q की जगह प्लस माइनस NE ओवर T ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो कई जगह पे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से भी लग जाएगा, कोई जगह पे इस फॉर्मूले से भी लगेगा बेटा। इसको हल्के में ना लियो, इसको डब्बा बंद करो, सुंदर सुंदर रैपर लगा के सुंदर सुंदर डब्बा बनाओ, इसको अच्छे से रखो और फिर इसको देखो, ये भी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया काम आने वाला है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हमको टकाटक वैद्युत धारा के मिल गए। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो वैद्युत धारा से संबंधित थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली। कह रहे सब अभी तो कौन सी बात कर रहे थे? अरे अभी तो अच्छी अच्छी कर रहे थे, अब स्पेशल टाइप की तो करेंगे। तो स्पेशल टाइप की डरावनी सी बात, वैद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि? कुछ लोग हार्ट अटैक हो गया कुछ लोगों को कि साहब ये नया बवाल कौन सा है, नया शब्द कौन सा है? तो बेटा अदिश और सदिश, कुछ लोग कह रहे साहब बताइयो मत कोई को, मैंने तो पहली बार सुना है ये अदिश और सदिश। कोई बात नहीं बेटा, पिछला साल तुमने इसका मतलब मक्कारी में बिताया है। किसमें बिताया बेटा? मक्कारी में। कोई बात नहीं। अब अगर अब उसके लिए रोना नहीं रोएंगे, कुछ लोग बैठ के रोने लगे, मोबाइल पॉज किया, रोने लग गए कि नहीं साहब तुम रोएंगे, हमको तो आता ही नहीं है। चल छोड़, काम की बात पे आते हैं। वैद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश? तो बेटा सदिश की क्या परिभाषा है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो तो सदिश। तो भैया आई के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, होती। तो इसका मतलब ये सदिश है। देखने सुनने से तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सदिश है। तो भैया ये सदिश नहीं है, आई तो अदिश है। कहेंगे वो मास्टर का ही पढ़ा रहे हो। अभी कह रहे हो परिमाण और दिशा हो तो सदिश, और परिमाण और दिशा नहीं हो तो अदिश। तो यहां तो परिमाण और दिशा है आई के पास, तो ये सदिश होगा। परिमाण कैसे है? जैसे आप कहते हो 3 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 3 4 5 ऐसे बोलते हो ना, तो ये परिमाण हो गया। दिशा भैया वैद्युत जो धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश चलता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है, तो इसके पास दिशा भी होती है। तो क्या क्या हो गया? परिमाण भी हो गया, दिशा भी हो गया। अब भैया अभी आवेश की चर्चा भी, किस टाइप का आवेश होगा, किधर चलेगा, उसकी चर्चा भी थोड़ा सा रुक के करेंगे। लेकिन तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जोड़ने घटाने के सदिश नियम का पालन नहीं करते बेटा। याद करो, सदिश राशि की पूरी परिभाषा ये थी कि वे राशियां जिनके परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है तथा ये जोड़ने घटाने के लिए सदिश नियम का पालन करनी चाहिए। ये फिजिक्स में शुरू में 11th क्लास में हमने नए में पढ़ा था।
भूल गए होगे ना बेटा, मुझे याद है, भूल गए होगे तुम, अच्छे हो। कहते हैं साहब हम तो ऐसे बातें दिमाग में कब तक रखें, हमारी मेमोरी बड़ी छोटी सी है 2 GB की, उसमें कितना स्टोर करें। सही बात है, कुछ की तो MB में होगी मेमोरी, है कि नहीं। तो ये परिमाण के साथ साथ दिशा तो होती है, लेकिन ये जोड़ने घटाने व घटाने के सदिश नियमों का पालन नहीं करते। ई कौन सी बवाल आ गया कि ये जोड़ने घटाने के सदिश नियम का पालन नहीं करते। अब आपको हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भोले भोले बच्चों को याद दिलाते हैं। ये था A वेक्टर, ये था B वेक्टर, तो आपने इसको समांतर चतुर्भुज बनाया था, तो परिणामी निकाला था, ये जोड़ने घटाने का सदिश नियम था। यहाँ पे ये चतुर्भुज का नियम था, ऐसे ही त्रिभुज का नियम पढ़ा था, ऐसे ही हमने बहुभुज का नियम पढ़ा था। बहुत सारी बहुएं नहीं बेटा, बहुभुज वाली बहुओं जिनकी भुजाएं बहुत सारी हों वो नहीं। बहुभुज का मतलब जिसमें पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब ये ऐसे सदिश राशियां, तो जोड़ने घटाने के लिए इनका भी प्रयोग किया था, तो ये क्या कहलाए थे, बहुभुज। तो ये इसका पालन नहीं करते, मतलब कौन सा बवाल है कि अगर इधर से आई आया 3 एम्पियर, कितना आ रहा है बेटा 3 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर, इनके बीच में अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इधर से जाएगा, हमने सोचा कि अंडर रूट ये I1 मान ले, ये I2 मान ले, तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। अगर ये सदिश होता तो इसका पालन करता, लेकिन ऐसा कोई चक्कर यहां नहीं है। ये सीधे सीधे भैया 7 एम्पियर निकला। तुम कहोगे तो इसमें कौन सी नई बात है, 3 और 4 7 ही होते हैं बेटा, थीटा पे भी तो डिपेंड करती है सदिश राशियां। अब तुम आउट टेंशन लेते हैं, इधर से आया 4 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, इनके बीच का कोण हमने 90 डिग्री कर दिया, तब भी इधर से गया 7 एम्पियर। तो हमने कहा रामपुर तुझे तो मैं पहचान गया बेटा, तू सदिश तो नहीं है। सदिश होता तो कोण बदलने पर मान बदल जाता, सदिश होता तो कोण बदलने पर मान बदल जाता, लेकिन यहाँ कोण बदलने पे मान नहीं बदलता। तो भैया गारंटी है कि ई अदिश है। और कुछ लोग कहेंगे थोड़ा थोड़ा तो सदिश है, थोड़ा थोड़ा तो अदिश है। इसीलिए हमने एक नई चीजें पढ़ी हैं, आपको 11th में शुरू में बताया था, प्रदिश। कौन सी राशि बेटा, प्रदिश। कुछ लोग कह रहे हैं अरे यार ये तो पहली बार सुना है। बहुत सारी बातें तुमको नई लगेंगी, लेकिन ये बातें हो चुकी हैं। इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इंग्लिश में कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, टेंसर क्वांटिटी। प्रदिश राशियां, कौन सी राशियां बेटा, प्रदिश राशियां। तो ये राशियां प्रदिश राशियां कहलाती हैं एक्चुअल में। जैसे दाब हमने बताया था प्रदिश राशि होती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब इसी प्रदिश राशि को डिटेल में एक बार पढ़ा दो ना बेटा। जो ग्रेजुएशन करोगे ना तो एकदम एडवांस फिजिक्स लोगे या एडवांस मैथमेटिक्स तो पढ़ने को मिलेगा ये। अब कुछ लोग ले लेंगे बीटेक करेंगे, साहब इंजीनियरिंग मैकेनिकल ले लिया, इलेक्ट्रिकल ले लिया, और अब हम पढ़ेंगे प्रदेश। ना पढ़े बेटा तू, वहां में भी ना है कोर्स में। किसमें है कोर्स में, जब बीएससी करेगा और एडवांस फिजिक्स लेगा या एडवांस मैथमेटिक्स लेगा तो उसमें प्रदिश राशि को तू पढ़ेगा। और अगर तूने बीटेक किया तो तू नहीं पढ़ेगा। कोई लोग कह रहे हैं साहब एमबीबीएस के बारे में क्या ख्याल है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा बेटा। तो ये जोड़ने घटाने के सदिश नियम का पालन नहीं करती है कि नहीं करती, नहीं करती। इसीलिए ये कौन सी राशि है, अगर पहले ऑप्शन वाला है, जैसे तू कॉम्पिटिशन दे रहा है, ऑप्शन में देखा प्रदेश, टिक कर प्रदेश। अगर ऑप्शन में प्रदेश नहीं है, सदिश है, अदिश है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो किस पे टिक करेगा, अदिश पे। जब ऑप्शन में प्रदिश नहीं दिया है तो तू बोलेगा अदिश है। अगर ऑप्शन में प्रदिश दिया है तो तू बोलेगा वैद्युत धारा प्रदिश राशि है। तो एक सुंदर सी बात यहां पे हो गई। फिर एक और सुंदर सी बात, भैया ये तार लगाया, यहां पे मोटा तार जोड़ दिया, यहां पे पतला तार जोड़ दिया,
तो आवेश का मान अलग अलग, मतलब धारा का मान यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के देखो, होना चाहिए लेकिन नहीं होता। अब पानी डाल रहा है तू यहां से, और उतना पानी अगर 1 सेकंड में यहां से नहीं निकल गया तो बीच में अगर पाइप स्टोर होना शुरू हो गया तो पाइप फट जाएगी ना। 11th क्लास याद कर लो, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सतत वाला जो हमने बर्नौली का नियम पढ़ा था, याद करो उसमें। तो ये आवेश प्रवाह जो होता है वो सतत होता है, मतलब वो सॉरी जल प्रवाह, वहां पे हमने 11th में पढ़ा था कि द्रवों का प्रवाह सतत होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हिंदी में बोलते थे अविरतता का सिद्धांत। क्या बोलते थे बेटा? अविरतता का सिद्धांत। तो जो अनुप्रस्थ काट 1 है और ये बहुत ज्यादा बड़ा अनुप्रस्थ काट है, इसे 2 मान लो और इसे 3, तो जितना यहां पे करंट होगी, मान लो I1 यहां से पास होने वाली करंट है, I2 यहां से पास होने वाली करंट है, I3 यहां से पास होने वाली करंट है I3। तो बेटा I1 बराबर I2 बराबर I3। अब ऐसे कैसे? यहां पे जो कुल आवेश है, तो यहां पे जगह ज्यादा मिल गई तो आराम से निकलेंगे, जगह कम मिली, भगदड़ मची, मारपीट हो रही है, धुआंधार स्पीड से निकलेंगे। जैसे पानी में पाइप को देखा होगा, मुंह दबा दो, छुर दूर तक जाता है ना। चौड़ा पाइप ले लो, पानी वहीं टुक 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 गिर जाता है। तो अगर मुंह पतला कर दिए तो तेज बहेगा पानी, मतलब उतने समय में तेजी से निकलेंगे, आवेश उतने ही निकल रहे हैं, मतलब पानी उतना ही निकल रहा है जितना प्रवेश किया था, बस यहां पे धीरे धीरे निकलेगा, यहां पे तेज निकलेगा। इट इज द डिफरेंस। तो I1 I2 I3 बराबर होगा। तो ये इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें। अब इसके मात्रक और विमा की चर्चा करते हैं, वैद्युत धारा की। कुछ लोगों को तो बड़ी टेंशन हो रही है कि साहब ये वैद्युत धारा ही अकेले बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, तो ये तो चैप्टर और बहुत बड़ा होगा। जी बेटा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका कुछ भाग 10वीं में आपने पढ़ा है और कुछ नई नई बातें भी की जाएंगी। तो मात्रक व विमा, तो मात्रक पढ़ो पहले कौन सा। जैसे आप वैद्युत धारा का पहले तो फॉर्मूला लिखो मात्रक निकालने के लिए, Q/T, कूलाम पर सेकंड। पहला मात्रक क्या हो गया बेटा? कूलाम पर सेकंड। और एक एम्पियर वैज्ञानिक हुए थे, तो उनके इज्जत में, उनके सम्मान में इसका नाम एम्पियर से लिखा जाता है। तो जब आप सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में, और कुछ लोगों के दिल में ख्याल आ रहा है ना साहब तो पूरा पूरा लिखेंगे, तो स्मॉल में लिखें। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक वर्ड लिखना चाहते हो तो कंप्लीट कैपिटल में लिख दो। तो इसका 2 मात्रक हमने पढ़ लिया, कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। ओके, तो ये 2 मात्रक हो गए। इसकी विमा निकाल लो। Q की विमा तुमने पढ़ी थी AT, और T की विमा है T से शहीद हो गया A। 11th वाला मेकअप करें बेटा, क्रीम पाउडर लगा दें, तो MLT के फॉर्म में भी तो लिखा जाता था। आंसर किसमें लिखते थे? MLTA। ये M पे डिपेंड करता है क्या? तो आंसर है नहीं करता। ले बेटा, नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं। L पे डिपेंड करता है क्या? ये नहीं करता। लो, नहीं करता, नहीं करता, लो। तो सुंदर सुंदर सा ये क्रीम पाउडर मेकअप किया हुआ फॉर्मूला विमा है। किसकी विमा? वैद्युत धारा की। तो वैद्युत धारा की अगर सुंदर सी विमा लिखना चाहो ये है, और अगर थोड़ी सी काम चलाऊ विमा लिखना चाहो तो ये वाली है। ओके, तो यहां हो गया मात्रक और विमा। तो अब हम लोग थोड़ी सी और अलग बात करते हैं, थोड़ा सा टफ क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो बेटा आप जल्दी से, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लिखो, यदि Q बराबर T² + 4T + 5, यदि Q बराबर T² + 4T + 5 हो तो T बराबर 3 सेकंड पर, T बराबर 3 सेकंड पर तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान, वैद्युत धारा
का तात्क्षणिक मान ज्ञात करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी में सेकंड पार्ट है 0 से 2 सेकंड तक, जब t इक्वल 0 से t इक्वल्स 2 सेकंड हो, t इक्वल 0 से, जब रहने दो, t इक्वल 0 से 2 सेकंड पर वैद्युत धारा का औसत मान। तो यहां दो क्वेश्चन है बेटा, दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ, मजे लो। ओके, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मजा आया। आवेश दिया है, वैद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो भैया तात्क्षणिक वाला फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, डी ओवर डी टी, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। मतलब इसका अवकलन कर देना है बेटा। अवकलन तो हमने पूरे 2 महीने में अवकलन, समाकलन, मैथमेटिकल फिजिक्स ये सब मिला के पढ़ाया है। तो अब ये तुम इंटरेस्ट ले रहे हो कि साहब यहां दोबारा बता दो, तो नहीं बताऊंगा, फिर भी चल फॉर्मूला बता देता हूं। डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला खोपड़ी पे जो था आगे आया, खोपड़ी में से एक घट गया। खोपड़ी पे जो रखा था वो कूद के आगे आ जाता है और खोपड़ी में से एक घट जाता है। देख इसकी खोपड़ी पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 आगे आया, t के पावर 2 माइनस 1। ठीक, ओके, बहुत मजा आया। t के पावर 1 है तो 1 कूद के आगे आ गया, t के पावर 1 माइनस 1 0 हो गया। और प्लस नियतांक का अवकलन तुमने पढ़ा था, अगर नियतांक है तो उसका अवकलन 0, तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो I इक्वल्स 2t प्लस 4 हुआ बेटा। I इक्वल्स कितना हो गया? 2t प्लस 4। लेकिन इसने यही बात थोड़ी की है, उसने कहा t इक्वल्स 3 सेकंड पर वैद्युत धारा। तो I एट t इक्वल्स 3 सेकंड, तो t की जगह 3 रखो बेटा। 2 इंटू 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 एम्पियर करंट है। कितनी एम्पियर करंट है बेटा? 10 एम्पियर करंट है। ये कौन सा बताया अभी? धारा का तात्क्षणिक मान। अरे आंसर आया हो तो यस लिखो, करेक्ट लिखो, नहीं तो आंसर गलत लिखो, रॉन्ग। t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स 2 सेकंड पर औसत मान पूछा बेटा। बेटा ये गलत हो सकता है। औसत मान का फॉर्मूला है औसत धारा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब Q2 क्या है बेटा? Q कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। Q T इक्वल्स 2 सेकंड पर, माइनस Q T इक्वल्स 0 सेकंड पर, अपॉन 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड। ये है बेटा। अब यहां समस्या है Q T इक्वल्स 2 सेकंड पर कितना है? तो यहां ये Q दिया है ना बेटा, तो Q T इक्वल्स 2 सेकंड पर बताओ, T की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ गया? 4 8 12 5 17 कूलाम आवेश है। Q T इक्वल 0 पे बताओ बेटा, T की जगह 0 रखो, 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल्स 5 कूलाम। अब ये मान उठा के रख दो बेटा, तो 17 कूलाम माइनस 5 कूलाम बटे 2, तो 17 में से 5 या 12 बटे 2 6 एम्पियर वैद्युत धारा है। कितने एम्पियर वैद्युत धारा बेटा? 6 एम्पियर वैद्युत धारा। तुम कहोगे धारा बढ़ गई बेटा, बिल्कुल बढ़ गई भैया, 3 सेकंड पर धारा बढ़ गई। उसके बीच में औसत धारा, मतलब कहीं धारा कम रही होगी कहीं ज्यादा रही होगी, तो औसत धारा 6 एम्पियर है 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो ये थोड़ा सा एवरेज का फॉर्मूला था। अब एक नया क्वेश्चन आप सॉल्व करो फास्ट। ये तो हमने बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो वीडियो पॉज करो, फिर से देख, जल्दी से आप सॉल्व करो, फिर से आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट है Q इक्वल्स 5t स्क्वायर
Q इक्वल्स 5t² माइनस 5t प्लस 5 हो तो t इक्वल्स 2 सेकेंड पर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करो और t इक्वल 0 से 3 सेकेंड पर वैद्युत धारा का औसत मान ज्ञात करो। जल्दी से ज्ञात करो भैया, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक वाली हो रही है, जल्दी से ज्ञात करो इसको। वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ, तुरंत अवकलन करो। I इक्वल्स dq ओवर dt, d ओवर dt लिख के 5t² माइनस 5t प्लस 5। अब इसको डायरेक्ट बता रहे हैं, 5 तो रहने तो नियत है, जो खोपड़ी पे होगा आगे आएगा, खोपड़ी में से एक घट जाएगा, 2 में से एक गया, एक बचा, माइनस 5। टी के खोपड़ी पे 1 है तो आएगा घात में 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है और 5 का अवकलन हो गया 0। तो ये 10t माइनस 5 ये आई आया, लेकिन आई जब t इक्वल्स 2 सेकेंड है तब पूछा है, तो 10 20 माइनस 15 एम्पियर। अब औसत मान बता दो बेटा जल्दी से। औसत मान के लिए आई एवरेज Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो Q2 यहां पे कितने, Q T इक्वल्स 3 सेकेंड माइनस Q T अपॉन कितना 3 माइनस 0। तो Q T इक्वल्स 3 यहां से निकाल लो बेटा, Q T इक्वल्स 3 सेकेंड रखो, जल्दी से निकालो। 5 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 45 और 5 50 में से 15 गया 35 एम्पियर। तो 35 कूलाम आवेश, बहुत ज्यादा आवेश है। अब Q T इक्वल 0 निकाल लो, Q T इक्वल 0 निकाल लो। तो 0 पे क्या होगा बेटा, 0 0 5 बचेगा, तो 5 कूलम डायरेक्ट। तो यहां उठा के मान रखो 35 माइनस 5 अपॉन 3, तो ये 30/3 10 एम्पियर आया। ये औसत आ गया बेटा। तो इस तरह से आप आवेश का मान दिया हो तो वैद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये लोग इतने कम हरामखोर तुमको दिख रहे हैं क्या, सीधे साधे लोग दिख रहे होंगे ना। अब ये लोग थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं, कहते हैं नासा अगर ऐसा हो तो t इक्वल्स 2 सेकेंड पर आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश का मान पूछा है तो अब टेंशन हो गई ना बेटा कि कैसे निकालेंगे आवेश का। तो फॉर्मूला तो तुझे उतना ही बताया, वही सोच। तो I इक्वल्स dq ओवर dt। अब तुझे आवेश चाहिए तो आवेश को एक तरफ रख, I dt। अब छोटा सा आवेश पता है, पूरा आवेश ज्ञात करना है के लिए आपको पता होगा क्या कर दो, समाकलन। तो dq का समाकलन तो हो गया q, अभी लिमिट लगा देंगे चलो नेक्स्ट स्टेप में। तो dq I का मान रख दो 5t² माइनस 5t प्लस 5 dt, इंटीग्रेट कर दो। जब समय 0 सेकेंड है तो आवेश 0 रहा होगा, समय 2 सेकेंड में पूछा है तो आवेश कुछ q हो गया होगा, तो dq का q आ गया। अब इसका समाकलन x की पावर n dx का समाकलन होता है बेटा, जो खोपड़ी पे होता है उसमें एक जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो आता है उसको नीचे लिख देते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो 5 तो छोड़ो, t के पावर हो गया 2 में एक जोड़ो 3 और जुड़ने के बाद आया 3 तो उसे नीचे लिख दो, माइनस 5 इंटू टी के खोपड़ी पे कितना लिखा है 1, तो 1 में एक जोड़ो 2 और जोड़ने के बाद जो आया उसे नीचे लिखो 5। dt का सिर्फ समाकलन, dx का समाकलन कितना होता है बेटा x, तो dt का समाकलन 5 इंटू dt, तो dt का हो गया t। अब लिमिट लगानी है बेटा,
0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर दिखा देते हैं आपको कैलकुलेशन। तो Q इक्वल्स अपर लिमिट रखो 2 रखो t की जगह, 5/3 ये लिख दिया, t की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 5/2 और इसकी जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 प्लस 5 इंटू 2। अब माइनस t की जगह 0 रखो, 0 0 तो सब 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 पंचे 40/3 माइनस 10 प्लस 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्यू कितना आ गया बेटा? 40/3 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। अगर ऐसा दिया हो, वैद्युत धारा दी हो, आवेश ज्ञात करना हो, तो ऐसा। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट करो बेटा। इस टाइप का बोर्ड को बहुत पसंद है। जो हमने 2 फॉर्मूले कराए हैं ना, दोनों पे बोर्ड को बहुत पसंद है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमेशा पूछता रहता है। कभी ऐसा आवेश दे देगा, धारा पूछ लेगा, कभी धारा दे देगा, आवेश पूछ लेगा। तो बेटा ऐसे सोचो, याद रख लो, आई जब है, क्यू ज्ञात करना है, तो समाकलन, और क्यू से आई ज्ञात करना है, अवकलन। अब देखो, एक क्वेश्चन अगर कहो तो आपको देते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन करो, तो जब I इक्वल्स t² + 1 है, t² + 1 है, तो आवेश प्रवाह का मान 0 से 3 सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो आवेश प्रवाह t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसी में बी पार्ट पूछ सकता है कि इसी समय में प्रवाहित होने वाली, इसी समय में अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। जल्दी से इसे ट्राई करो बेटा, वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, फिर इसके बाद इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। ओके, जल्दी से करो इसको, वीडियो पॉज करके करो, जल्दी से सॉल्व। अगर आंसर हमारे से मैच करे तो आप इसे करेक्ट लिखें, और गलत हो तो इनकरेक्ट लिखें। जल्दी से ये होना चाहिए भाई। तो I इक्वल्स क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला dq/dt। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा बेटा। dq इक्वल्स I dt। dq, I की वैल्यू क्या है? t² + 1 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। जब समय 0 है तो आवेश 0 है, जब समय 3 सेकंड है तो आवेश q हो गया। तो dq का समाकलन हो गया q। t का क्या हो जाएगा? t²/3 और प्लस t³। 2 में 1 जोड़ो, 3 आया, जुड़ने के बाद जो आया नीचे लिखो। 1 × dt का हो गया t, लिमिट लगा दो 0 से 3। तो q इक्वल्स हो गया बेटा कितना? t की जगह 3 रखो, तो 3 × 3 = 9, 27, 27/3 प्लस 3 माइनस 0 0, ये तो रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। 9 बार 3 9 27, 9 3 12, 12 कूलम आवेश आया। इसी समय में अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। Q इक्वल्स ±ne, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है तो ये प्लस छोड़ दो, माइनस ले लो, तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? Q/E। Q का मान कितना आया है तुम्हारा? 12, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये दशमलव हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, 120। तो 16 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 से ज्यादा ना हो। तो 16 7 112, 8 बचा, पॉइंट लगाओ, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80। अब ये ऊपर ले जाओगे तो 10⁻19। ये क्या आ गया?
n मात्रक नहीं होगा तो 7.5 गुणा 10 की घात 19। अरे बड़े ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा 10 की घात 19 के ऑर्डर में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसी कैलकुलेशन में, इसी फॉर्मूले को हम अगर फर्दर प्रोसीड करें तो ये बड़ा सुंदर सा कैलकुलेशन था बेटा। अब इसको अगर हम लोग चाहें, इधर देखो ये n निकल गया तुमसे, तो यहां पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर हमको n निकालना है, q दिया है, तो ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये तुम टेंशन ना लो कि ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा। देखो I इक्वल्स dq/dt, ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए नया नहीं है, अभी तुमको याद दिलाते हैं। तो dq इक्वल्स I dt, दोनों तरफ समाकलन कर दो। अगर I नियत होता था dq का q हो जाएगा समाकलन, I नियत होता था तो छोड़ देते थे, dt का समाकलन हो गया t, तो q इक्वल्स I dt, I इक्वल्स q अपॉन t, ये पढ़े हो ना बेटा। तो इसका मतलब ये कब होता है, जब I नियत होता है। देखो नियत था तभी समाकलन से बाहर आया है, तो जब नियत होगा I तो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स q अपॉन t। तो q का जब मान एक निश्चित होगा, एक नियत मान होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। तो इसी के क्रम को हम लोग आज यही स्टॉप करते हैं। फिर अगला टॉपिक वैद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व क्यों परिभाषित किया, क्या होता है, ये सब नेक्स्ट टर्म पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।